नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये आपकी अगली क्लास है जो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास एनसीईआरटी सार पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का ये सार है। इसमें आपको पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कराता हूँ और साथ ही साथ आपको मैं एनसीईआरटी जो दृष्टि पब्लिकेशन का सीरीज है, इतिहास, भूगोल और मैं सामान्य विज्ञान भी आपको क्लास डेली रेगुलर एक देता हूँ। ठीक है, तो ये है भाई भारतीय इतिहास का जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन दो अलग अलग भागों के अंतर्गत किया जा सकता है। विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है। इस पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, इसके बाद नर्मदा नदी है, इसके बाद सतपुड़ा है, इसके बाद ताप्ती नदी है। कभी कभी ये आपसे उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? विंध्याचल है, उसके मध्य में नर्मदा नदी बहती है, फिर ये सतपुड़ा पर्वत, इसके बाद ताप्ती नदी है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूछो, चाहे आप पूर्व से चाहे दक्षिण से उत्तर पूछो, चाहे उत्तर दक्षिण, तो आपको बता देना है। ठीक, ये दोनों नदियां जो बहती हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये डेल्टा का निर्माण ना करके इस चौरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती नदियां। ठीक, देखो दिया गया है, इन दोनों के बीच नर्मदा नदी बहती है जो अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली केवल एक अन्य ताप्ती है जो सतपुड़ा के कुछ दक्षिण की ओर स्थित है। सतपुड़ा के दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की वे प्रमुख नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वो अरब सागर में गिरती है, वो नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियां हैं। मैं आपको इसको बता चुका हूं। अगला है प्रायद्वीप की अन्य सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह पठार पूर्व की ओर झुका हुआ है। ठीक है, ये पठार किसका है? पूर्व की ओर झुका हुआ है। पठार का उत्तरी भाग, जिसे विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा अलग किया गया है, मध्य भारत का पठार कहलाता है, जबकि दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है। हम लोग चर्चा करेंगे अब मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत का पठार पश्चिम में गुजरात से लेकर, कहां से लेकर? गुजरात से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। भारत का विशाल मरुस्थल, जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। दक्षिण में विंध्य पर्वत है। ठीक है, जो थार का मरुस्थल है भाई, थार का मरुस्थल ये है आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ है? राजस्थान में है। ये मान लो आपका जगह है अरावली पर्वत, ये भी क्या? अरावली पर्वत भी राजस्थान में पड़ता है। यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक, आबू पर्वत है, यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। मालवा का पठार बुंदेलखंड और बघेलखंड के उच्चतम भूमि इसके भाग हैं। ठीक है, मालवा का जो पठार है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के उच्चतम भूमि इसके भाग हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस ओर की सारी नदियां उत्तर अथवा उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई यमुना तथा गंगा में जा मिलती हैं। विंध्य का पूर्वी भाग, जिसे कैमूर पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जो विंध्य का पूर्वी भाग है उसे कैमूर पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, लगभग बनारस के दक्षिण तक फैला हुआ है। कहां तक? बनारस के दक्षिण तक फैला हुआ है और गंगा के समानांतर राजमहल पहाड़ियों तक उसका विस्तार है। अगला पॉइंट है, गंगा और राजमहल के बीच पश्चिम में चुनार, उत्तर प्रदेश यानी मिर्जापुर से, पूर्व में तेलियागढ़ी तक एक सकरा मार्ग भी है। यही महापथ पश्चिमी और पूर्वी भारत को आपस में मिलता है। यही जो महापथ है पश्चिमी और पूर्वी भारत को आपस में मिलाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। पश्चिम में कालिंजर और ग्वालियर के दुर्गों का निर्माण किया गया था। ओल्ड एनसीईआरटी में मक्खन लाल के अनुसार सैन्य दृष्टिकोण से इस महापथ के सामरिक महत्व को समझा गया है, इसलिए पूर्व में रोहतास और चुनार की पहाड़ी दुर्गों तक तथा पश्चिम में कालिंजर और ग्वालियर के दुर्गों का निर्माण किया गया है। ये कौन कह रहे हैं भैया? ओल्ड एनसीईआरटी मक्खन लाल के अनुसार ये कहा गया है। शाहाबाद और तेलियागढ़ी के दर्रे एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वे दर्रे जो बंगाल के प्रवेश द्वार के रूप में काम आते थे, वो कौन कहे? शाहाबाद दर्रा और तेलियागढ़ी को दर्रा है, ये बंगाल के प्रवेश के द्वार में काम आते थे। ये दोनों दर्रे, शाहाबाद का दर्रा और आपको जाएगा तेलियागढ़ी का दर्रा। पठार और थार मरुस्थल के पश्चिम की ओर गुजरात की उपजाऊ निम्न भूमि स्थित है, जिसमें कई कम ऊंची पहाड़ियां हैं और इस
जिसकी ऊंचाई माही, साबरमती, नर्मदा तथा ताप्ती की निचली शाखाओं द्वारा होती है भाई, है ना। गुजरात में कई भाई पहाड़ियां, जैसे कि गिर की पहाड़ी हो गई, गिरनार की पहाड़ियां हो गई, ये पर बरदा की पहाड़ियां स्थित हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप और कच्छ का रण दलदल वाला क्षेत्र है जो गर्मियों में सूख जाता है, है ना। कच्छ के रण में कौन सी नदी, लूनी नदी भी गिरती है, कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। कच्छ का रण जो है वो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, ठीक है। अगला है दक्कन का पठार के बारे में लोग, द दक्कन पठार, ठीक है। दक्कन के पठार की सतह का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर ढालू है। पश्चिम की ओर ऊंची खड़ी चट्टानों की श्रृंखला है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और इसके तथा समुद्र के बीच एक संकरी मैदानी पट्टी है। इस श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 फुट तक है। जो पश्चिमी घाट भी, पश्चिमी, ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 3000 फुट तक है। यह पठार दक्षिण में मैसूर क्षेत्र में लगभग, मैसूर यानी कि कर्नाटक की बात हो रही है, ठीक है, 2000 फुट ऊंचा है और हैदराबाद में इसकी ऊंचाई इसके लगभग आधे के बराबर हो जाती है। अगला है दक्षिण की ओर जाने वाली पहाड़ियां जो समुद्र से धीरे धीरे दूर होती जाती हैं, पश्चिम में नीलगिरी के पास पश्चिमी घाट के साथ मिल जाती है, ठीक है। जो नीलगिरी है, ये आपको यहाँ पर नीलगिरी है, यहाँ पर नीलगिरी, ठीक है, ये नाम है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पर्वत एक दूसरे के पर मिलते हैं, ठीक है। नील पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत पर, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है, क्या है, दोदा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। यहीं पर स्वास्थ्य वर्धक केंद्र यानी पर्यटक केंद्र ऊटी यहीं पर नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। पूर्वी घाट और समुद्र के बीच का मैदान पश्चिमी घाट के मैदान से अधिक चौड़ा है। जो पूर्वी घाट है, ठीक है, वो पश्चिमी घाट के मैदान से अधिक चौड़ा, यानी ये जो घाट भी है, इधर पूर्वी घाट जो है ये पूर्वी घाट, ठीक है, ये पश्चिमी घाट से क्या है, अधिक चौड़ा है। पूर्वी घाटों में जिनमें कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों के समूह शामिल हैं, कई खाली स्थान हैं जिनसे होकर बहुत सी प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां पश्चिम यानी पश्चिमी से पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। और ये जो नदियां है ना, ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एस्चुरी का निर्माण करती। अभी डेल्टा एस्चुरी है क्या, हम इसके बारे में जब भूगोल क्लास पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पठार के चौड़ाई वाले पूरे भाग को पार करके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। जो भैया ये नदियां है ना, पश्चिम यानी आपकी पश्चिमी घाट से ज्यादा निकलती हैं। जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादातर पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं ने, और पठार की जो चौड़ाई पूरे वाले भाग पार कर वो बंगाल की खाड़ी में पूरब की ओर बहती हुई गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अगला है महानदी। महानदी एक चौड़े मैदान का निर्माण करती है जिसे उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है उत्तर पूर्व में। यह नदी समुद्र में मिलने से पहले उड़ीसा से होकर गुजरती है। जो आपकी महानदी है ये समुद्र में मिलने से पहले उड़ीसा में, कहा, उड़ीसा से होकर गुजरती है। ये पॉइंट भी आप लोग वही ध्यान देना भाई। ओके भैया, जो आपकी कौन सी नदी है, महानदी है। चलो, उड़ीसा में चिल्का झील भी है, ठीक है, चिल्का झील महानदी के जो मुहाना है उसके दक्षिण में चिल्का झील स्थित है। ये अगला है गोदावरी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में उत्तर की ओर बहुत बड़ा समतल मैदान है, लेकिन पूर्व में समुद्र से मिलने से पहले सकरा हो जाता है, जो आपकी गोदावरी नदी है, ठीक। गोदावरी नदी महानदी के दक्षिण में गोदावरी नदी है, ध्यान देना भाई, ठीक है। महानदी के दक्षिण में कौन सी है, गोदावरी नदी है, ठीक। दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली जो नदियां हैं वो कृष्णा नदी है और तुंगभद्रा नदी, यानी कृष्णा की ये सहायक नदी है। जो तुंगभद्रा नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। इसके और आगे दक्षिण में कावेरी और उसकी सहायक नदियों से एक अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली का निर्माण हुआ है, ठीक है, कावेरी नदी। कोई दिक्कत परेशानी भाई यहाँ तक किसी को, ये सभी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पॉइंट आप लोग ध्यान देना भाई।
अगला पॉइंट है, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि प्रायद्वीपीय नदियां उत्तर की नदियों से भिन्न है। भाई जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उत्तर की नदियों से भिन्न है। क्यों भैया भिन्न है? ये नदियां गर्मी के मौसम में अधिकतर सूखी रहती हैं, अतः इसलिए ये सिंचाई और नौ परिवहन के लिए प्रयोजनों के लिए कम उपयोगी है। जो आपकी दक्षिण की नदियां हैं ना, ये है उत्तर नदियों से भिन्न है। इसलिए भिन्न है क्योंकि ये जो नदियां हैं गर्मी के मौसम में अधिकतर सूखी रहती हैं, अतः इसलिए ये सिंचाई और नौ परिवहन के लिए उत्तम नहीं मानी जाती है या उपयोगी नहीं होती हैं। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप एक ऊंचा पठार है, यहाँ से अनेक नदियां बहती हैं। आरंभ में नदियां की इन घाटियों में ही मानव ने अपनी बस्तियां बसाई थी। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र भी उपजाऊ थे। पूर्वी समुद्र तट का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है क्योंकि यहाँ अनेक नदियां डेल्टा बनाती हैं। जो पूर्वी, अगर ये पूछा जाए पूर्वी और पश्चिमी में जो समुद्र तट है वो कौन सा उपजाऊ जाता है, तो पूर्वी समुद्र तट। क्यों? क्योंकि वहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं। जिन क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होता है वहां अधिक बस्तियां स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर है भारतीय उपमहाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र। भारतीय उपमहाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तटवर्ती उपजाऊ मैदान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनसे समुद्री क्रियाकलापों और व्यापार के अवसर प्राप्त होते हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार उत्तर में खंबात की खाड़ी तो दक्षिण में केरल तक है। जो खंबात की खाड़ी भैया है ये दक्षिण में कहाँ तक है कि यहाँ पर आपका केरल है। ठीक है, केरल है, ये आपका है पश्चिमी तटीय मैदान, खंबात की खाड़ी से लेकर केरल तक। ठीक है, देखेंगे हम लोग कोंकण तट क्या है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान का उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं और जो मालाबार तट है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग, ऊपरी भाग कोंकण तट है, नीचे का आपका मालाबार तट तमिल केरल साइड। ठीक है, केरल साइड तमिल कौन से मालाबार है। अगर हम तमिलनाडु साइड बोलेंगे, पढ़ेंगे कोरोमंडल तट है, वो उसमें पूर्वी घाट के बारे में जब चर्चा करेंगे। पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, इस क्षेत्र यानी कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान में वर्षा बहुत अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा, यानी पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर बड़ी नदियां नहीं है किंतु छोटी नदियां संचार और सिंचाई के सरल साधन के रूप में काम आती हैं। कोंकण और मालाबार क्षेत्र भी कुछ अच्छे बंदरगाह हैं। दूसरी ओर पूर्वी तट पर कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं। जो पूर्वी तट पर है वो कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ऐतिहासिक काल में समुद्री गतिविधियों के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अधिक घनिष्ठ और लाभदायक संबंध स्थापित हुए। प्रायद्वीप के दक्षिण छोर को केप कोमोरिन अथवा कन्याकुमारी अंतर्द्वीप कहा जाता है। भाई ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर क्या केप कोमोरिन या कन्याकुमारी यहीं पर स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में श्रीलंका द्वीप है। यहाँ पर इसके कहाँ दक्षिण पूर्व में यहाँ पर क्या है भाई? श्रीलंका द्वीप, आंसू जैसा। हालांकि यह भारत का अभिन्न भाग नहीं है लेकिन यह भारत के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहा है प्राचीन काल से ही। श्रीलंका भारत से निम्न प्राकृतिक संरचनाओं द्वारा जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे द्वीपों द्वारा मूंगे की चट्टानों तथा आदम पुल, छिछले जल की एक श्रृंखला आदम पुल, जिसे आदम पुल मुस्लिम लोग आदम पुल कहते हैं और जो हिंदू मानता है वो राम सेतु। क्या है? राम सेतु। आम के आकार के इस श्रीलंका के द्वीप को प्राचीन काल में ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे रत्न का द्वीप, श्रीलंका को रत्न का द्वीप भी कहा जाता है, पूर्व का मोती, और इसको तपोवन की भूमि के नाम से भी जानते हुए, तपोवन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है वो महावेली गंगा है। बाकी हम लोग जब भूगोल पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे श्रीलंका के बारे में भी। जो संस्कृत के ताम्रपर्णी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है ताम्रपर्णी। संस्कृत शब्द ताम्रपर्णी का अर्थ है तांबुल अथवा पान के पत्ते के आकार वाला। क्या है? तांबुल अथवा पान के पत्ते के आकार वाला, इसलिए इसे सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका को सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के बारे में चर्चा कर लें। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः उष्णकटिबंध में स्थित है। कहाँ है? उसका स्थित है ऊंचे हिमालय पर्वत द्वारा भारत को साइबेरिया से आने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं से सुरक्षित बनाए जाने के कारण
यहाँ की जलवायु लगभग पूरे वर्ष काफी गर्म रहती है। यहाँ 2-2 महीने की 6 नियमित ऋतुएं होती हैं तथा 4-4 महीने की 3 मौसम होते भाई। 2-2 महीने की 6 नियमित ऋतुएं होती हैं और 4-4 महीने की 3 मौसम होते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश भर में भिन्न भिन्न मात्रा में वर्षा लाता है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। भारत में गंगा के मैदान में वार्षिक वर्षापात की मात्रा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र एवं वहां होने वाली औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा यह दिया गया है। अगर हम सिंध भौगोलिक क्षेत्र, सिंध क्षेत्र का उत्तरी भाग और गंगा का समूचा जो मैदान है, लगभग यहाँ पर वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम बात करें उत्तर भारत का उत्तरी पूर्वी भाग, जो उत्तरी पूर्वी भाग है, लगभग यहाँ पर 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक अथवा उससे अधिक भी होती है। ठीक है, चलिए ठीक। अगला है प्रश्न, अगला जो नेक्स्ट है, आधुनिक काल में सिंध और गुजरात के कुछ भागों सहित हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र में कम वर्षा होती है। कहाँ? हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र में। इस बात के साक्ष्य है कि प्राचीन काल में यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती थी और हड़प्पा की सभ्यता इसी क्षेत्र में फली फूली थी। भारत के विस्तृत भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है, जो खरीफ की फसलों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ, कहां से? पश्चिमी विक्षोभ से भी जो वर्षा होती है उससे वर्षा की दूसरी फसलें पैदा होती हैं, जिसे रबी की फसल कहा जाता है। जो ठंडी में होती है, जो रबी की फसलें भी उनको कहा जाता है, जैसे कि आपका चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सभी रबी की फसलें हैं। वर्षा है, इधर लाभोन्वित फसलें हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून से खरीफ की फसलों का लाभ होता है। मानसून वर्षा से उपयोगी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा जो होती है वो खरीफ की फसलों के लिए उपयोगी होती है, और पश्चिमी जो विक्षोभ है जो भूमध्य सागर के आसपास से उठता है, ये रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश हो जाने से जो आलू की फसल होती है रबी में, है ना, वो नुकसान उसका हो सकता है, हो जाता है नुकसान अगर ज्यादा वर्षा हो जाती है तो। देश के पश्चिमी भाग और अधिकांश अन्य भागों में गेहूं और जौ रबी की प्रमुख फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है कहाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों एवं भारत के पूर्वी तट तमिलनाडु में जो चावल खेती है। ठीक है, और तमिलनाडु का भैया जो आपका तटीय भाग है, यहाँ पर ठंडी में वर्षा लौटते हुए मानसून के द्वारा, है ना, लौटते हुए मानसून द्वारा काफी वर्षा होती है तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। इस प्रकार भारत असंख्य किस्मों की विविधतापूर्ण वनस्पतियां और अनुकूल मौसमों के नियमित श्रृंखला वाला देश है। ठीक है, अब अगला जो है भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। अगला है भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं मानव के क्रियाकलापों, उनकी प्रकृति अथवा मानव के साथ ही उनके संबंधों को प्रमाणित करती है। पहाड़ियां, पर्वत और नदियां आदि के प्राकृतिक अवरोध से ही एक भौगोलिक इकाई का स्वरूप प्रदान करता है, जिससे हमें अपनेपन की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है पॉइंट, आप लोग लाइक और भाई शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग भाई। वह अपने परिवेश के अनुसार अपनी आदतों और सोचने के तरीकों का विकास करता है। इससे यहाँ रहने वाले लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होती है। वे इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं। भारत में हमेशा से कई ऐसे राज्य रहे हैं जिनका सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा मोटे तौर पर हमेशा एक जैसा रहा है। संस्कृत स्थानीय भाषाओं के साथ साथ सबसे सम्मानित भाषा रही है। जो संस्कृत थी वो स्थानीय भाषाओं के साथ साथ सबसे सम्मानित भाषा भी रही है। राज्यों का प्रशासन और शासन विधि पुस्तकों के आधार पर किया जाता है। उन्हें जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। अगला है उपासना स्थल और तीर्थ स्थान समूचे देश में बिखरे पड़े हैं। ये सांस्कृतिक बंधन भारतीयों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रीय विविधताएं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से विशिष्ट क्षेत्रीय भावना और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं।
इन अलग अलग इकाइयों से विशाल राज्यों एवं साम्राज्यों का उदय हुआ और समय के साथ वे दुर्बल हो गए, उनका स्थान अन्य इकाइयों ने ले लिया। कुछ इतिहासकारों ने इसे परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करने वाली केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की शक्तियों के रूप में परिभाषित किया है। बाकी जितने भी साम्राज्य हैं आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका मौर्य साम्राज्य हो गया, है ना, ये सब आपको चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ प्राचीन भारत ही पढ़ाऊंगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से जहां बढ़िया फसल होने लगी और इसने एक के बाद एक संस्कृतियों का संवरण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य तथा निचली गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल की पैदावार होती थी। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए मानव और जो वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्यिक संचार में सहायक सिद्ध हुए। अगला है अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए थे। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक ही भी कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदानों के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गई। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयागराज, वाराणसी और पाटिलपुत्र यानी कि जो आपका पटना है जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थी। ये सारी राजधानियां कहां पर? नदी तट पर ही बसी थी। आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्गों या सड़कों के संगम पर की जाती है अथवा औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में, लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतर नदी तटों पर स्थापित होते थे। भाई सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का भी काम किया है, जो काम पर्वतों ने भी किया था। ठीक है। कलिंग देश के बारे में देते हैं, जो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश है, जबकि उत्तरी जो सीमा है वो महानदी थी और दक्षिणी सीमा गोदावरी थी। ठीक है, जो कलिंग देश था उसकी उत्तरी सीमा महानदी और दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी थी। ठीक है, इसने अशोक यहाँ 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी में यहाँ पर आक्रमण किया था। बहुत लाखों लोगों की यहाँ पर जान गई थी भाई। ठीक है, उसने आपको युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अपनाई अशोक ने। इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। अगला है आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा नदियां हैं। इन दोनों नदियों के मुहावने के मैदान को ईस्वी सन के प्रारंभ में ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है। तब सातवाहनों और इनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित किए गए। ठीक है, सातवाहन की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने किए थे भाई? सिमुक के द्वारा किया गया था। ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल से। ठीक, तमिलनाडु का अधिकतर जो भाग घिरा है वो उत्तर में कृष्णा नदी से और दक्षिण में कावेरी नदी। तमिलनाडु का भाग है उत्तर में कृष्णा नदी से घिरा हुआ और दक्षिण में कावेरी नदी से। कावेरी घाटी दक्षिण में उगाई गई। कावेरी घाटी के दक्षिण में कौन सी नदी है? वैगई नदी है और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। जो कावेरी घाटी है दक्षिण में वैगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईस्वी सन के आरंभ के थोड़े पहले यहाँ पर चोल शासन स्थापित हुआ था। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। किससे? उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था पल्लव शासनकाल से ईसा पूर्व की 4वीं-6वीं सदियों में प्रसिद्धि पाई थी। अगला है इसके प्रायद्वीपीय का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ था। कोरोमंडल तट जो आपकी तमिलनाडु साइड जहां पर है कोरोमंडल तट में पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनमें अनेक रास्ते बना दिए हैं। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती थी। नेक्स्ट है
वे बंदरगाह जो कोरोमंडल तट पर अवस्थित थे, अरिकामेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम, ये आपके तमिलनाडु यानी जो कोरोमंडल तट पर अवस्थित है, अरिकामेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम। ठीक है। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी स्पष्ट प्रादेशिक इकाइयां नहीं है, परंतु उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में भीमा नदियों के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है। उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश कर्नाटक के रूप में पहचाना जा सकता है। वर्तमान में तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया है। एक और बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई, तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में कठिनाइयां हुई थी। अगला है प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज्य, कौन सा है? केरल राज्य भी। मालाबार तट प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग है। इस पर कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए हैं। मालाबार तट फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा करते थे, क्योंकि इनके दर्रे को पार करना आसान नहीं था। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदियां प्रणालियां और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत जो है, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वत श्रृंखला द्वारा दो भागों में विभाजित हुआ है। अगला है दक्षिणी पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ था। कौन सा भाई? दक्षिणी जो पूर्वी भाग है प्राचीन काल से ही अधिक उपजाऊ था। इसके अलावा खेतड़ी की तांबे की खानें भी उसी क्षेत्र में होने से वहां ताम्र पाषाण युग से ही बस्तियां बनती रही हैं। खेतड़ी जो कि राजस्थान में। अरावली पर्वत से पश्चिम का भूभाग थार मरुस्थल का हिस्सा भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी, जो थार का मरुस्थल। ठीक है, पाकिस्तान में से चोलिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में। फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वर मरुधान थे, जहां कहीं कहीं बस्तियों की ओर आरंभ काल से ही ऊंटों के सहारे यहां मरुभूमि पार करना संभव था। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों से जा मिलती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां इस प्रदेश को पार करते हुए समुद्र में गिरती है। दक्कन पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है इसी में। अगला है प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इसका तटीय क्षेत्र काफी दंतुर यानी कटाफटा होना और कई बंदरगाहों के अवस्थित होना पाया गया है। इसी कारण गुजरात के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया भाई, जो कि आज भी है। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में स्थित मध्य प्रदेश राज्य निम्न नदियों द्वारा पर्वतों से घिरा है। पूर्व में है सोन नदी भैया, पश्चिम में चंबल नदी है और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी। इसका प्रदेश मध्य प्रदेश है। जो कि इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। इसे मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी भाग, जिसका अधिकांश भाग विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है, गुप्त वंश के समय इस भाग को ऐतिहासिक महत्व मिला था, परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का वह भूभाग शामिल है जो ईसा पूर्व की 6ठी सदी से ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा है। अगला पॉइंट है गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश था और इसलिए मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए हैं। ठीक है, चलिए आज हम इतना करेंगे। हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले हम लोग करेंगे इसके आगे। धन्यवाद सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।